लिख दे डिस्काउंट 5,000 का काम खत्म। डिस्काउंट लिखे ही ना। मैंने वही बोला आपको। Pardon, sir? हाँ जी। If any trader sell the goods below the price which he bought that goods. मैं आप बता रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, उसके ऊपर है, अलाउड है सर, अलाउड है। वो वैल्यूएशन रूल्स के अंदर, उसके अंदर हमारे को 5 कंडीशन दी गई हैं। मैं अभी उस पर आ रहा हूं सर कि वो 5 कंडीशन क्या है जब आपको अलाउड है सर। सर बेसिकली अगर हम बात करें थोड़ा सा, आई ऑलवेज यूज टू से दैट when we are talking about the service tax or VAT or excise, naturally they have the geographical boundaries, but when we will be discussing the GST, it will have a global parlance. तो अगर मैं इस स्लाइड में मैंने एक छोटा सा दिया, आई विल शेयर द स्लाइड लेटर ऑन। दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू विद द इंटरनेशनल जीएसटी लॉ। अगर मैं इंटरनेशनल जीएसटी लॉ की बात करूं तो हमारे जो टैक्सेस अदर देन एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी होते हैं, या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या सब्सिडीज की बात करें तो हमारे कौन से आर्टिकल जो है यूरोपियन यूनियन के सेम लाइन पे गवर्न करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आर्टिकल 78 ऑफ द यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, चार्ज एक्सक्लूडिंग वैट, वैट मींस जीएसटी देयर, एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एंड लाइकवाइज सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना, चार्ज करना था, बट सिंस Madhukar sir provided me a subsidy of 50,000 rupees, I am charging only 50,000 rupees, and then my transaction value will be 1 lakh rupees. So they have mentioned that the subsidies which are directly linked will be included in the value of transaction value. And then any discount, the same is there, that in case of a cash discount, but they are saying Article 79 of European Union is saying non-inclusion of cash discount and price discount to the customer at the time of supply. तो वही हम लोगों ने बात करी कि अगर कैश डिस्काउंट उसी वक्त होता है या मेरा ट्रेड डिस्काउंट है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ माय ट्रांजैक्शन। चलिए सर वैल्यूएशन रूल्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की भी थोड़ी सीमा है। अगर हम बात करें जो रूल 3 हमारा वैल्यूएशन रूल्स का जो फर्स्ट रूल है, जो हमारे को बेसिकली जिसे हम कहेंगे कि एक नॉर्मल रूल रहता है, दैट इज value of goods or services will be the transaction value determined in the monetary terms, and the transaction value, as I mentioned you, if relation is not there, the price is not being getting influenced due to relation, then the transaction value, the price will be the transaction value and it will be the value for the purpose of GST. अगर मैं बात करूं ये मैंने रूल कहां से लिया, तो मैंने वो भी लिखा इस स्लाइड में कि दिस इज एग्जैक्टली द रूल 3 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007, wherein they have provided that it will be subject to the imported goods shall be the transaction value adjusted in accordance with the provision of rule 10. उसके बाद हम लोग जो है वो एक प्रोविजन इन्होंने हमारे को रूल 3 में दिया कि सपोज कीजिए कि आप कई बार ऐसी सर्विस देंगे, एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि आपने कोई एजुकेशन की ऐसी सर्विस दी, एक स्कूल है, कॉलेज है, उसने जो है वो एजुकेशन की सर्विस दी, साथ में उसने कुछ रिक्रिएशनल ऐसी एक्टिविटी करी जो कि सब्जेक्ट टू जीएसटी है। तो क्या होगा, मैंने स्कूल चलाया, मैंने उसके अंदर फीस चार्ज करी, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, एंड देन आई एम रेंडरिंग सर्टेन सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, एंड आई एम चार्जिंग अ टोटल कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ ₹5,000। तो उन्होंने बोला कि उसको आपको बाइफरकेट करना होगा कि 5,000 में आपका जो है वो नॉर्मली एजुकेशन के लिए आप कितना चार्ज करते हैं, और आपका जो है वो टैक्सेबल वैल्यू के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए आपको कितना चार्ज करना है, दैट यू नीड टू बाइफरकेट एट्रीब्यूटेबल देयर टू, आपको उसको वैल्यू को अलग करना है, एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू द जीएसटी। उसके बाद आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी केसेस वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू बिजनेस टू अनदर प्लेस ऑफ सेम बिजनेस और प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर इट इज सिचुएटेड इन द सेम स्टेट और नॉट। तो इसमें जो है उन्होंने बोला आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है कि आप जो है वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रहे हैं, ब्रांच को कर रहे हैं, या आप अपनी जो है वो एजेंट को कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज दैट विल बी टेकन एज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उसमें जो है वो आपको उस पर जीएसटी चार्ज करना होगा। साहब ये हमारा जो बेसिक रूल था, जो रूल 3 जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि जहां पर मैं रूल 3 के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाता हूं। मेरा नॉर्मल रूल क्या है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, लेकिन जहां पर मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल नहीं पाता हूं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द जीएसटी,
तो वहां पर जो है वो मुझे रूल 4 जो है वो फॉलो करना होगा, और रूल 4 जो है वो एग्जैक्टली रूल 4 और 5 जो हमारा कस्टम वैल्यूएशन रूल्स का 2007 का है उससे जो है वो बोरो किया गया है। और उन्होंने बोला कि उस केस के अंदर जो है वो आपका जो वैल्यू क्या होगा, दैट वैल्यू विल बी द गुड्स और सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मैंने अंडरलाइन किया, जरा उस बात को ध्यान से देखिएगा, वहीं तक आपको 1 मिनट के लिए रुकना है, नीचे वाले को आप नहीं पढ़िएगा। मैंने क्या बोला, द वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये हमारे को रूल 2 जो है वो उसके अंदर दिया गया है, सप्लाइड नियरेस्ट इन टाइम टू अदर कस्टमर एडजस्टेड वर्ड को छोड़ दीजिएगा, एडजस्टेड फॉर को एक बार के लिए रोक दीजिएगा, उसको आप जो है वो नहीं करिएगा, या मैं ऐसे करके आपको बात करता हूं। तो उन्होंने बोला कि सपोज कीजिए कि मैं एक सेमिनार के अंदर बोलने आया, आपने कोई गुड्स आपने नॉर्मली सेल की, सप्लाई की, आपने जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी आपने सपोज किया, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस आपने दी, आपने जो है वो किसी अपने जो है वो किसी को आपने कोई माइक आपने उसको सेल किया, तो नॉर्मली अगर आपके पास उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आप निकाल के नहीं ला पा रहे हैं, देन उस सेम गुड्स का या सर्विस का जो उसकी सेम काइंड और क्वालिटी से मैच करती है। तो माइक का अगर मान लीजिए एग्जांपल की बात करें कि हमने बोला कि ये कॉलर माइक है और दूसरा हम लोगों ने बोला एक स्टैंड माइक है, तो ये दे आर डिफरेंट क्वालिटी एंड द डिफरेंट काइंड। तो मैंने बोला कि अगर मैं एक स्टैंडिंग माइक का सेम लेवल का माइक, सेम काइंड और सेम क्वालिटी का जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माई टैक्सेबल सप्लाई। तो अगर आप मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाता हूं तो क्या होगा कि वो मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे भैया ये सेम माइक जो है वो कितने का मिलेगा, तो उन्होंने बोला ये सेम माइक 3000 रुपए का अवेलेबल है, सेम जो है वो काइंड है, सेम क्वालिटी है, सेम उसकी डिलीवरेबल्स हैं। लेट अस से कि मान लीजिए एग्जांपल की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, तो 8 GB का मोबाइल है या 4 GB का मोबाइल है या 6 GB का मोबाइल है, या उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेम काइंड और सेम क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट उठा लिया जाएगा और उसकी जो है वैल्यू जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगी सब्जेक्ट टू। जो हमारे को अभी राजपाल जी ने पूछा कि सब्जेक्ट टू, वो सब्जेक्ट टू क्या है, वो ये है सर कि आपने बोला कम में, मैंने बोला नहीं मैं 5000 का नहीं मैं 3000 का बेचना चाहता हूं जी, ठीक है साहब, मेरे तो 3000 ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 5000 नहीं ली जाएगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अगर मैं आपके पास 4 चीजें आपको देता हूं कि अगर इसकी वजह से प्राइस में डिफरेंस है तो मैं आपके प्राइस को एज इट इज ले लूंगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं एज इट इज ले लूंगा। एक, डिफरेंस इन द डेट ऑफ सप्लाई। मोबाइल है आज 6000 का मिल रहा है, लेकिन अगले दिन मार्केट के अंदर 3 दिन बाद 5 दिन बाद मार्केट के अंदर वही मोबाइल जो है वो नेचुरली आप देखते हैं कि वो 6000 का ना मिलके वो आपको 5000 का मिलता है, प्राइस जो है वो डाउन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के हिसाब से। तो अगर आपका डिफरेंस इन डेट है और उसकी वजह से प्राइस में वेरिएशन है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। परंतु सेम डेट में अगर अमित जी आए तो उनको 6000 का दिया और मान लीजिए चेयरमैन नवीन जी है क्योंकि चेयरमैन है और इनको 5000 का दिया, तो दैट वैल्यू विल नॉट बी ट्रीटेड, दैट विल नॉट बी टेकन एंड दैट the department can reject and will say no 6000 will be the value because same kind and same quality price is 6000 rupees on that particular date. दूसरा है डिफरेंस इन कमर्शियल एंड क्वांटिटी लेवल। आपने कहा होलसेलर को दे रहे हैं और एक बार रिटेलर को दे रहे हैं, तो आपने होलसेलर को दिया कमर्शियल्स, ठीक है साहब, तो कमर्शियल को देंगे तो नेचुरल है 20 रुपए की चीज देंगे और रिटेलर को देंगे तो 24 रुपए की चीज देंगे, ठीक है साहब। तो आप होलसेलर का ये नहीं बोल सकते कि होलसेलर का भी प्राइस 24 ही लेना पड़ेगा आपको। यू विल से नो आई हैव ए डिफरेंट कमर्शियल टर्म्स एंड देन द क्वांटिटी। कमर्शियल होलसेलर ने भी बोला, एक ने होलसेलर ने बोला आई नीड 1 लाख पीस और दूसरे होलसेलर ने बोला नहीं मुझे तो 20,000 पीस ही चाहिए। तो आई विल से जैसे आप लोग भी खरीदते हैं कि भाई आप लोग जो है वो हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो बोलता है आप पूरा पैकेट लेंगे 12 पीसीस का तो इतना प्राइस है और सिंगल पीस निकाल के लेंगे तो ये डिफरेंट प्राइस है। तो आपका जो है वो अगर कमर्शियल टर्म्स की वजह से या क्वांटिटी की वजह से अगर कोई डिफरेंस है तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, उसके अंदर आपको चैलेंज नहीं किया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। जो तीसरा है फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई। आप दिल्ली से जम्मू भेज रहे हैं या दिल्ली से कन्याकुमारी भेज रहे हैं तो सर्टेनली जो है वो आपका इंश्योरेंस चार्जेस और जो फ्रेट चार्जेस हैं वो आपके डिफरेंस होंगे और उसकी वजह से अगर आपका प्राइस में डिफरेंस है दैट विल बी एक्सेप्टेड एंड विल नॉट बी रिजेक्टेड, योर वैल्यू विल नॉट बी रिजेक्टेड, योर ट्रांजैक्शन वैल्यू विल नॉट बी रिजेक्टेड। और जो अगला है डिफरेंस इन कंपोजिशन क्वालिटी एंड डिजाइन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस बीइंग वैल्यूड एंड विच दे आर कंपेयर्ड। तो आपने क्या किया 8 GB का मोबाइल लिया और एक 6 GB का मोबाइल लिया, तो आपने बोला कि 8 GB और 6 GB के अंदर 2000 का डिफरेंस है, ओके, क्योंकि उनका जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसकी मेमोरी साइज है वो डिफरेंट है, उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है। आपने जो है वो एक जो हमारा ये होता है इंटेल, आपने इंटेल को i4 लिया और i6 लिया तो नेचुरल है देयर विल बी द डिफरेंस एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो उन्होंने बोला कि रूल 3, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसा लॉ है, ये सभी के लिए इवॉल्विंग है, हमारे लिए भी लर्निंग है और आपके लिए भी लर्निंग है। तो उन्होंने बोला रूल 3 क्या है, रूल 3 है कि नॉर्मल रूल है कि आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो आपका नॉर्मली लिया जाएगा अगर आप रिलेटेड नहीं है तो,
ठीक है साहब। और अगर आपने जो वो वैल्यू आपका नहीं हो पाता है तो रूल 4 में जाएंगे और रूल 4 के अंदर मैं सेम काइंड और सेम क्वालिटी का चीज उठाऊंगा और उसका जो प्राइस होगा वो मैं बोलूंगा दिस विल बी योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन मैं उसमें आपको 4 लीवरेज दे दूंगा कि अगर आपका जो है वो डेट डिफरेंस है, आपका क्वांटिटी का डिफरेंस है, कमर्शियल टर्म्स का डिफरेंस है, आपका फ्रेट या इंश्योरेंस का डिफरेंस है, या वो दोनों सेम है ही नहीं, दोनों के अंदर वैसे ही कोई डिफरेंस है, दोनों 8 GB और 6 GB है, दोनों इंटेल कोर 4 और कोर 6 है, तो सर्टेनली आई विल अलाउ यू वट एवर द डिफरेंस विल बी देयर। नहीं जी 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 जी, तो डिपार्टमेंट को लिखेंगे सर, इसमें क्लैरिफिकेशन इशू की जाए। पार्डन सर? हाँ, सेम जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे और मधुकर सर ने भी बोला कि नॉर्मली मार्केट के अंदर जो है सेम काइंड एंड सेम क्वालिटी इज अवेलेबल फॉर 8,000 रुपीज। ठीक है साहब, तो नॉर्मली जो है वो 8,000 में अवेलेबल है। कोई अगर 10,000 में कर रहा है तो प्रैक्टिकली वो ओवर बिलिंग कर रहा है। ठीक है साहब, तो ये नहीं है कि उसकी वजह से सभी लोग जो है वो 10,000 रुपीज में चार्ज करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू विल नॉट बी 10,000 रुपीज, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 8,000 रुपीज। Sir, one small point, like हाँ जी, you, बताएं। you said if you are selling a mobile set for rupees 5,000 to Naveen sir, then 1,000 may be discount. So discount concept does not apply here, or नहीं, डिस्काउंट अगर कॉमन पैरेलेंस में डिस्काउंट है, ठीक है साहब, आप ध्यान से समझिए, कॉमन पैरेलेंस के अंदर अगर आपका डिस्काउंट है कि आप जो है वो सर कॉमन पैरेलेंस में इफ डिस्काउंट इज देयर, से एग्जांपल यू आर गिविंग अ डिस्काउंट टू अमित, यू आर गिविंग द डिस्काउंट टू नवीन, इट्स ओके, बट extraordinary discount, this is normal or abnormal. So these rules are applicable only in the abnormal circumstances. When you are saying no, I am giving Amit 6,000 rupees, but Naveen I am giving 4,000 rupees, then only they will come into the picture. Otherwise you are giving a discount of 200 rupees to him and 300 rupees to him, there is no problem. So these are the normal circumstances. Sir, अभी जो है वो हमारा नॉर्मल रूल हो गया, हम लोगों ने जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट करके हम लोगों ने जो है वो स्पेसिफिक सेम काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट उठाया और उसका वैल्यू कर लिया। इसके बाद जो है वो बात फिर भी नहीं बनी और हमारे पास अब सेम काइंड और क्वालिटी की चीज ही नहीं मिली। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंटेंजिबल्स। आपने जो है वो हमारे साथ जो है वो राकेश जी बैठे हैं और राकेश जी इज अ स्पेशलिस्ट इन द मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ठीक है साहब, अब इन्होंने जो है वो 1 लाख रुपए का ओपिनियन दिया और वही ओपिनियन जो है वो मैंने दिया जो जीएसटी में या सर्विस टैक्स में डील करता है, तो क्या होगा साहब, मैं 10,000 रुपीज में भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो इंटेंजिबल्स के अंदर स्पेसिफिकली क्या होता है, जो इंटेंजिबल्स होती है या यूनिक प्रोडक्ट होती हैं, उनमें सेम काइंड और सेम क्वालिटी का जो आपका गुड्स होता है या सर्विस होता है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो उस केस के अंदर एक तो हुआ कि आपने ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लिया, इट्स फाइन, यू आर टेकिंग द ट्रांजेक्शन वैल्यू। नाउ द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, यू आर टेकिंग द सेम काइंड एंड क्वालिटी। Up again the same kind and quality is also not available, then you have to refer the rule 5 and which is as equivalent to rule 8 of the custom valuation rules, और जिसमें उन्होंने बोला कि आपका जो वैल्यू आपने जो भी चार्ज किया उसके बाद जो है वो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद जो चार्जेस हैं डिजाइनिंग के और ब्रांडिंग के, वो तीसरा जो है वो आपका प्रॉफिट और जनरल जो एक्सपेंसेस है आपका, वो ये आप इंक्लूड करके और उसके बाद जो है वो आप उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हुआ, पहले आपको प्राइस अवेलेबल था, यू आर ओके, प्राइस वाज नॉट अवेलेबल, यू रेफर द सेम काइंड एंड क्वालिटी, वो भी नहीं मिला, देन व्हाट यू विल डू अ कॉस्ट मेथड। आप उसमें कॉस्ट मेथड करेंगे, कंप्यूट वैल्यू मेथड जिसे हम बोलेंगे, दिस रूल 5 विल बी द कंप्यूट वैल्यू मेथड एंड देन यू हैव टू ड्राइव आउट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग एंड देन प्रॉफिट एलिमेंट, and that will be the transaction value for the purpose of GST। और उसके बाद ये भी बात नहीं बनी, डिपार्टमेंट को फिर भी नहीं लगा भाई साहब कि अभी नहीं बात बनी, then the department can go for a residual method and with the reasonable reason means that is equivalent to custom rule 9। उसके बाद सर जो है वो हमारा जो हमारे रीजनेबल मीन्स है ये हमारे डिफाइन नहीं किए गए हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर कस्टम के अंदर जो है वो रूल 9 जो है वो हमारा अवेलेबल है, रीजनेबल मीन्स का क्या मतलब होता है, बट अदरवाइज रीजनेबल मीन्स को जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स में डिफाइन नहीं किया गया है एंड विल बी सब्जेक्ट टू द लॉट ऑफ
इंटरप्रिटेशंस। आगे चलते हैं सर और रूल 7 की तरफ चलते हैं। रूल 7 जो है वो आपका क्या कहता है कि अगर आपका जो है वो रूल 4 to 6 आपका वो नहीं चलता है, तो जो कस्टम अथॉरिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो अपने लेवल पे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे वाइल फॉलोइंग द रूल 4 to रूल 6। क्या कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपका रूल 3 आपने नहीं कैलकुलेट कर पाए, आपका सेम काइंड और क्वालिटी नहीं मिला, आप कॉस्टिंग भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग की वैल्यू जो है वो राकेश जी के ब्रेन की और मेरे ब्रेन की कैलकुलेशन इक्वल नहीं हो सकती कि आपकी कॉस्ट की, टाइम की कॉस्ट क्या है और दूसरी कॉस्ट क्या है। तो इसलिए जो है वो आपका कॉस्टिंग मेथड भी फेल हो जाता है। तो डिपार्टमेंट जो है वो अपनी खुद की कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन उसको कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसको रूल 4 to रूल 6 को ही फॉलो करना है। तो वो फॉलो मेथड यही करेगा, ये नहीं कि वो अपना कोई मेथड लेके आएगा नेक्स्ट नया। दे विल फॉलो द रूल 4 to रूल 6, बट दे कैन डू देमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ दिस वैल्यूएशन। सर हमारे पास जो है वो लास्ट रूल है, रूल 8, जो हमारे को प्योर एजेंट और मनी चेंजर के बारे में बताता है। जैसा आपका ऑलरेडी सर्विस टैक्स का प्रोविजन है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, टच नहीं कर रहा हूं कि प्योर एजेंट में और मनी चेंजर में जैसे आप आज की तारीख में करते हैं, दैट प्योर एजेंट कब टैक्सेबल नहीं होगा, दैट विल सेम। मनी चेंजर में आज का जो प्रोविजन है वो आरबीआई का रेट और नॉर्मल रेट और वो सारे के सारे वो हमारे एज इट इज हैं, तो नो नीड टू डिवोट अवर टाइम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एयर ट्रैवल एजेंट या जो दूसरे हमारे लॉटरी वाले थे, उनके रूल अभी नहीं आए हैं। तो वो हमारा अभी जो है वो फिल इन द ब्लैंक, वो फिल इन द वो है कि वो हमारा अभी क्वेश्चन मार्क है कि उनके रूल्स कैसे आएंगे, क्या आएगा, तो वो हम लोगों ने उसको मार्क किया हुआ है। सो साहब इसका तो हमारा जो है वो आगे चलते हैं सर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रहेगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, व्हेन माय लायबिलिटी विल एक्रू। साहब इसके अंदर जो है वो हमारे क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है वो गुड्स के केस में अलग रहेगा और सर्विस के केस में, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अलग रहेगा। फॉरवर्ड चार्ज में अलग होगा, रिवर्स चार्ज में अलग होगा। तो इसलिए हमारे पास प्रैक्टिकली जो है वो 6 अलग अलग सिचुएशंस हैं। ए, फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई, और तीसरा हमारा गुड्स के अंदर है रिवर्स चार्ज। ऐसे ही सर्विस में फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मल सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, और फिर लास्ट है हमारे पास रिवर्स चार्ज। तो हमारे पास 6 अलग अलग सिचुएशन है जब हमारे को यह समझना है कि व्हेन माय लायबिलिटी ऑफ पेइंग जीएसटी विल एक्रू। तो ये 6 अलग अलग सिचुएशंस को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमारे को कब जीएसटी के अंदर जो है वो लायबिलिटी एक्रू होगी। जो पहला केस है सर, ये हमारा आज का सिस्टम होता है, इसको छोड़ देते हैं कि हमारा आज का सिस्टम क्या है। हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अ फॉरवर्ड चार्ज, एंड दिस इज नॉर्मल सप्लाई, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई और नॉर्मल सप्लाई में क्या मतलब है कि आप मेरे पास आए, आपने बोला मुझे जो है ये पानी का बोतल परचेज करना है, तो मैंने आपको दिया। और एक हुआ कि मैंने पाइपलाइन के थ्रू या दूसरी तरीके से मैंने आपको कंटिन्यूअस जो है वो मैंने आपको वाटर सप्लाई किया, ठीक है साहब, तो उसे हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। और हमारा नॉर्मल है कि आप आए, मैंने आपको 20 रुपीज का बोतल चार्ज किया, आपको चार्ज किया और बोतल पकड़ाई, तो दिस विल बी अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा वो 4 हैं। ए, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इन केस रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय रिसिपिएंट इन केस नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड। क्या कहना चाहता है, पहले आपको एक्साइज के प्रोविजन बताएं आपको, दैट एक्साइज इज सब्जेक्ट टू एनी एक्टिविटी सब्जेक्ट टू एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, बट वी हैव टू पे द एक्साइज ड्यूटी ऑन द रिमूवल ऑफ गुड्स। तो हमारा जो पहला है, जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से पहला एस्पेक्ट है वो क्या है, द रिमूवल ऑफ गुड्स इन केस द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड, और इन केस नॉट रिक्वायर्ड देन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय द रिसिपिएंट। तो दोनों मोर और लेस एक ही बात है। इसमें सिचुएशन क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि मुझे गुड्स रिमूव ही नहीं करनी है, मेरे को वहां पर ही मैं उसको असेंबल कर रहा हूं, ठीक है साहब, तो वो हमारा जो हो गया वो वहीं पर ही मैंने उसको गुड्स उसको डिलीवर कर दिए। तो पहला जो केस है कि जिस दिन मेरा रिमूवल ऑफ गुड्स होगा वो मेरा अर्लियस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, इन चारों में से अर्लियस्ट ऑफ द फॉलोइंग है। अगर आप देखेंगे तो ये भी लिखा आ जाएगा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। द सेकंड वन इज द डेट ऑफ इनवॉइस, जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और थर्ड वन इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है साहब, और फोर्थ वन है व्हेन द रिसिपिएंट इज शोइंग द सेम इन द
इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहना चाहता हूं कि आपने अपनी सेल में नहीं दिखाया, अपनी सप्लाई में नहीं दिखाया, पर आपके रिसिपिएंट ने अपनी जो है वो बुक्स के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इन चारों में से नंबर 1 द रिमूवल ऑफ गुड्स, नंबर 2 इनवॉइस, नंबर 3 पेमेंट एंड नंबर 4 रिसिपिएंट ने अपनी बुक में रिफ्लेक्ट कर दिया, सप्लायर ने अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो चारों में से जो सिचुएशन सबसे पहले होगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी विल एक्रू। अब ये फोर्थ क्या है मैं वो बता देता हूं, क्योंकि 3 तो हमारे को सबको पता है, रिमूवल ऑफ गुड्स में बताऊंगा या पेमेंट और इनवॉइस बताऊंगा, अननेसेसरी वी विल बी वेस्टिंग अवर टाइम। रिसिपिएंट की बुक्स की बात करते हैं। अभी आपके पास पुनीत जी आएंगे और आपसे वो रिटर्न्स की बात करेंगे। फोर्थ सेशन है आपका रिटर्न से रिलेटेड, और आपसे वो रजिस्ट्रेशन और रिटर्न की बात करेंगे। उसमें एक रिटर्न होती है दैट इज इनवर्ड सप्लाई रिटर्न, जो हमें 15 तारीख तक फाइल करनी है। मैं आपको रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताता, क्योंकि वरना पुनीत जी कहेंगे कि आप तो जो है वो रिटर्न सारी हमारी क्लियर ही हो गई। मेरे जीएसटी रिजीम के अंदर मेरी 3 रिटर्न जाएंगी। जो फर्स्ट रिटर्न है वो मेरी होगी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, और वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होगी। मतलब मैंने जितनी भी महीने में सेल की, वो सेल कैसे करोगे, कैसे रिटर्न बनाओगे, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं, वो पुनीत जी आपसे डिस्कस करेंगे। और सपोज कीजिए कि मैंने एक महीने में 100 सेल्स की, मैंने वो 100 की 100 सेल्स जो है वो अपलोड कर दी 10th को। अब जतिन जी जो है वो मेरे बायर हैं। जतिन जी ने जो है वो 50 लोगों से सामान खरीदा, अलग अलग लोगों से, हमसे भी खरीदा, अरुण जी से भी खरीदा, नवीन जी से भी खरीदा, आलोक जी से भी खरीदा, सबसे इन्होंने परचेज की गुड्स। अब जैसे ही हम सब लोग अपनी रिटर्न अपलोड करेंगे, सेल रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, ऑटोमेटिकली जतिन जी की जो परचेज रिटर्न है वो ऑटो पॉपुलेट होके वो इनकी स्क्रीन पे आ जाएगी 10 तारीख की रात को 12 बजे के 1 मिनट पे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को 26 ईयर्स की तरह? प्लीज, वो ऑटो पॉपुलेट होके वो जतिन जी की परचेज रिटर्न ऑटोमेटिकली बनी हुई आएगी स्क्रीन पे, जीएसटीएन पोर्टल पे। अब उसके अंदर जो है वो जतिन जी ने ये पाया कि मैंने 100 परचेज की थी इस महीने में, उसमें से 98 परचेज तो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और 5 ऐसी परचेज हैं जो मैंने की नहीं, वो भी आ रही हैं। तो प्रैक्टिकली इनके पास जो परचेज 100 की थी वो 103 है, लेकिन 100 में से 98 है और 5 अलग हैं। अब क्या हुआ साहब कि मैंने और अरुण जी ने, जो इन्होंने हम लोगों ने परचेज की थी, अरुण जी ने गलती से इनका नाम कोड डालने की बजाय अमित जी का कोड डाल दिया। तो वो रिटर्न, वो परचेज तो अमित जी के यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जैसे इनके में 5 रिफ्लेक्ट हो रही है एक्स्ट्रा। और मैंने, ऐसी इंटेंशन नहीं है, बट विद ए बैड इंटेंशन, मैंने अपना नाम जानबूझ के लिए, अरुण जी नाराज हो जाते, मैंने बैड इंटेंशन से वो अपने यहां पर सेल रिफ्लेक्ट ही नहीं करी। ठीक है साहब? तो जब